कहाँ तक हो गए थे हमारे प्रश्न? 11 12वां क्वेश्चन हल है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य। 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है और वो किनसे विभाज्य है? 6 से। विभाज्य का समझ गए? तो समझ गए? हाँ, वह संख्या है जो 6 से पूर्णतः है विभाजित हो। तो आप बताइए मुझे, बाद में जो एपी बनेगी पहला पद क्या होगा? 6 होगा। पहला पद क्या होगा? 6। प्रश्न कह रहा है, प्रश्न को समझो पहले कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। अब 40 धन पूर्णांक, पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? मैंने उस दिन समझाया था आपको। ऐसे प्रश्न बहुत सारे आ सकते हैं। और ये तो ठीक है, आपकी प्रश्नावली में धन पूर्णांक दे दिया। मान लीजिए पूर्णांक संख्या की जगह आपको प्राकृत दे दिया कि धन प्राकृत का योग ज्ञात कीजिए, फिर कैसे समझोगे आप? तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? यदि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या के समूह को सम्मिलित कर दिया जाए तो वह पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है ना? तो सारी चीजें आप ध्यान रखो। उसी में मैंने बताया था आपको। चलो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, एक बार आप देख ही लेना। सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक, इनका जो रूप होता है ना, अभी परिभाषा तो मैं नहीं बताऊंगा, संख्या ही बता देता हूँ मैं। अब सम होती है 2, 4, 6, 8, 10, 20, ठीक है? ये अनंत तक है। विषम होती है 1, 3, 5, 7, 9, 10। और भाज्य होती है, अभाज्य, पहले परिभाषा क्या होती है भाज्य की? वह संख्या जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। तो पहली संख्या आप बताओ, ऐसी कौन सी संख्या जिनके गुणनखंड 2 से अधिक है? कौन सी संख्या है? 4। वेरी गुड। 4 के बाद फिर 6 के बाद फिर 8, फिर 9, 10। 9 के भी तो है भाई, 9 भी तो है ना, इनके भी तो गुणनखंड 2 से अधिक है भाई। गुणनखंड का मतलब क्या है? 9 कौन से पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में सभी आते हैं। और कौन से पहाड़े में आता है? 3 के। और कौन से पहाड़े में आता है? 7 के पहाड़े में। तो 2 से गुणनखंड अधिक हुए नहीं हुए, वही तो भाज्य संख्या कहलाती है। तो ऐसे करके 10 फिर 12 फिर 14, 15 ऐसे करके वो भाज्य संख्या होगी। और अभाज्य संख्या में बताओगे क्या? 2 जो किसी पहाड़े में नहीं आती है स्वयं के अलावा, ऐसी संख्या जिनके गुणनखंड 2 ही होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। और 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 क्या किसी पहाड़े में आ रही है स्वयं के अलावा? वो सभी अभाज्य संख्या कहलाती है। और प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? 1 से अनंत तक। परिभाषा बोले तो किन्हीं वस्तुओं को गिनने में उपयोग ली जाने वाली संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे अभी मैं आपको गिनूं, क्या मैं 0 से स्टार्ट करूंगा? क्या 1 से स्टार्ट करेंगे ना, तो वो सारी संख्या क्या हो गई? प्राकृत। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारी संख्या। और पूर्ण संख्या, यदि प्राकृत संख्या के समूह में 0 शामिल कर दो तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या, अब ऋणात्मक संख्या के समूह को इसमें शामिल कर दो। ऋणात्मक संख्या इधर होती है -2, 3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके। ठीक है ना? तो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे प्रश्न हो सकता है प्रश्नावली से नहीं आए और कोई प्रश्न ऐसा आ जाए कि ज्ञात कीजिए। अब आपके तो प्रश्न में पूर्णांक लिखा है, पूर्णांक की जगह कोई संख्या आ गई तो फिर आपको परिभाषा नहीं आ रही, कैसे पता चलेगा? लिखना चाहो तो लिख दो कि जो बनेगी 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। यानी n का मान तो क्या हो जाएगा? इसमें 40 हो जाएगा। देखना आपको 40 धन पूर्णांक है, तो पहला तो कौन सा हो गया? 6। कैसा आया से पता लग गया आपको? क्योंकि इसमें 40 धन पूर्णांक कह रहा है, 6 से विभाज्य वाली संख्या ही लेनी है हमारे को। तो पहली संख्या 6 होगी, दूसरी क्या होगी? 12, और तीसरी इस प्रकार से लास्ट की संख्या क्या होगी बताओ? देखें भाई 40 धन पूर्णांक ज्ञात करने हैं। कौन से कितने ज्ञात करने हैं? 40। इस प्रकार से पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तो 40वां धन पूर्णांक कौन सा होगा आप बताओ? देखें 6 से विभाज्य होनी चाहिए। प्रश्न कह रहा है कि 6 से विभाज्य है, कुल कितनी ज्ञात करनी है? 40। तो 6 चौके 240 होगी। लास्ट का पद क्या हो जाएगा? 240। अगर ऐसे भी ज्ञात नहीं किया तो डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक का मान कितना हो गया?
दूसरा पद माइनस है पहला पद 12 में से चाहिए तो 6 और ये जो लास्ट का पद है किसका मान है n का मान है। अब आप जो मैंने कहा है कि यदि किसी एपी में लास्ट का पद दिया हो तो योगफल वाला सूत्र सीधा होता है n/2 फिर a प्लस है n या फिर l दर्शाते हैं अंतिम पद को l से भी दर्शाते हैं और n से भी दर्शाते हैं। n का मान कितना है 40 क्योंकि 40 पदों का योग ज्ञात करना है। a का मान कितना है 6 और n का मान कितना है 240 काट दो 20 गुणा 246 गुणा कर दो 0 2 6 12 81 9 2 दूनी 4990 ये आंसर है ये नहीं है 40। अब देखो 13वां प्रश्न समझना आप हल है। अब n का मान तो उसमें क्या हो जाएगा n का मान क्या होगा 13वें में 15 भाई 15 पदों का तो क्या करना है 15 गुणों का योग और कह रहा है कि अब एपी जो बनेगी आप बताना मुझे एपी क्या करेंगे 8 16 32 कैसा रहेंगे 24 नहीं आएंगे 24 ऐसे करके हैं। अब लास्ट का पद बता दो क्या आएगा 8 के गुणज है 15 पदों का योग ज्ञात करना है तो 15 को 8 से गुणा कर दो 15 8 120 सिंपल सी बात है भाई इन 15 पदों का आपको योग ज्ञात करना है। ठीक है तो सीधा सिंपल है a का मान क्या है 8 b का मान क्या आ जाएगा 16 में से 8 गया तो 8 और जो लास्ट का पद है वो किसका मान होता है an का। जब यदि लास्ट का पद है तो आप इसे इनका डायरेक्ट सूत्र लगा दो a प्लस an। अब n का मान कितना है 15/2 और a का मान क्या है 8 और n का मान कितना है 120 15/2 128 हो गए हो गया ना 128 काट दो 2 6 12 2 चौके 8 फिर 15 को आप 64 से गुणा कर दीजिए 15 चौके 60 सिंह में 960 ये उत्तर है आपके इस 15 पदों का योग। 15 प्रश्न देखो भाई निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। जो भी प्रावधान दिया गया है समझना आप पहले दिन के लिए कितने रुपए हैं 200 रुपए दूसरे दिन के लिए 250 रुपए तीसरे दिन के लिए 300 रुपए प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। ठीक है ना समझे हो ना आप एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वे इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। अब आपको पहले इनकी निकालनी है इसमें पहले दिन 200 रुपये दूसरे दिन 250 रुपये तीसरे दिन 300 रुपये ऐसे करते करते 50 रुपये हर रोज बढ़ते जा रहे पेनल्टी के तो ऐसे करके 30 दिन हो गए 30 दिन मतलब वो ज़्यादा हो गए। अब 30 दिन की पेनल्टी निकालनी है आपको तो हमारी जो इसमें एपी बनेगी 15 वाले में अब आप बता सकते हो एपी में प्रथम पद क्या होगा 200 होगा और दूसरा पद 250 तीसरा पद 300 देते और इनका मान कितना हो जाएगा कितने दिन की पेनल्टी लग रही है 30 दिन की सिंपल सी बात है 30 दिन की पेनल्टी लग रही है और आप निकाल सकते हो आप ए का मान कितना है 200 बी का मान क्या आ जाएगा दूसरा पद माइनस है पहला पद तो डी का मान कितना आ गया 50 तो निकाल दो सीधा ऐसे का n/2 2a प्लस n माइनस 1 है डी। अब n का मान कितना है हमारे पास 30/2 2 गुणा a का मान कितना है 200 प्लस n का मान कितना है 30 और d का मान कितना है 50 सरल कर दो इनको कट रहे हैं देखो 30 में 2 का भाग किया कितनी बार गया 15 बार 200 को 2 से गुणा कर दो 400 प्लस 30 में से 1 गया तो 29 इंटू 50 आगे 30 सरल कर दो 15 400 और 20 29 को 50 से गुणा करते 0 9 5 45 5 4 1450 अब 1450 में 4 से जोड़ दो कितने हो गए 1850 अब 1850 को 15 से गुणा कर दीजिए 0 15 75 7 का से 15 8 120 7 7 12 का से 12 15 27 ये 27,750 रुपये ये आंसर है आपका। प्रश्न समझना आपने किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। ये जो 700 रुपये राशि है बताइए क्या है किनका मान होगा इनका कैसे होगा ये क्या कह रहा है कि 7 पुरस्कार है और उनका योग 700 है 7 पुरस्कारों का योग 700 दे रखा है
योग को हम किन से दर्शाते हैं? एसएन से। तो 700 किसका मान हो गया? एसएन का मान हो गया। किसका मान हो गया? एसएन का। फिर आगे कह रहा है कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। का मान तो कितना है? 700 हो जाएगा। समझना आ गया ना कैसे है? जो भाई कुल योग की कह रहा है तो कुल योग तो एसएन से दर्शाते हैं और एसएन का मान कितना हो गया? 700। अब आगे कह रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। तो मान लीजिए मैं पहला पुरस्कार मान लेता हूँ कि ए है। माना पहला पुरस्कार मैंने क्या मान लिया? ए। अब आप मुझे बताओ पहला पुरस्कार तो मैंने ए मान लिया तो दूसरा पुरस्कार क्या होगा? आप बताओ देखिए। अरे मान लीजिए ए की जगह पहला पुरस्कार मान लो 100 रुपये आ जाता तो दूसरा क्या हो जाता? हाँ, क्या कह रहा है ये प्रश्न है कि प्रत्येक पुरस्कार के बाद 20 रुपए कम होते जाते हैं। अब पहला मैंने ए माना है तो दूसरा क्या होगा? मतलब 100 मान लिया तो 80 हो जाएगा। मैंने ए मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा? पहला पुरस्कार आपने क्या माना? 100। प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार के बाद 20 रुपए कम होते जाते हैं। तो पहला तो हो गया 100 तो दूसरा क्या हो गया? क्या किया आपने? 100 में से 20 को घटाया। अब मैं 100 को ए मान लिया और फिर यहाँ 20 घटा दिए तो यहाँ भी तो दूसरा क्या हो जाएगा? ए माइनस हो गया, ए माइनस 20 दूसरा। तो इसी प्रकार तीसरा क्या होगा? आप बताओ देखिए। ए माइनस 40 हो जाएगा। तो ऐसे करते करते 7 पद निकालने हमारे को। तो इस प्रकार से जो हमारे एपी बन रही है, एपी का पहला पद क्या मिला हमारे को? ए। दूसरा पद क्या मिला? ए माइनस 20। तीसरा पद क्या मिला? ए माइनस 40। इस प्रकार से हमारे को 7 पद ज्ञात करने हैं। तो यानी एन का मान तो क्या हो जाएगा आपके? 7। भाई 7 पदों का योग याद करना है हमारे को। तो 7 पुरस्कार है तो एन का मान तो क्या हो गया? 7। और पहला पद ए यानी ए का मान तो ए ही है। और डी का मान क्या होगा? दूसरा पद माइनस है पहला पद। दूसरा पद क्या है हमारे पास? ए माइनस 20। और दूसरे पद में से हम क्या घटा रहे हैं? पहला पद घटा रहे हैं, ये ए। अब देखो ये ए प्लस का ये माइनस का दोनों ही कट गए। तो डी का मान क्या आ गया आपके पास? -20। सारे मान आ गए। योग निकाल लो आप। अब हमारे को क्या निकालना है? ए का मान ज्ञात करना है। तो देखो एन बराबर n/2 2a + n - 1d। भाई ए का मान आ जाएगा तो सारे पुरस्कार आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, अब निकालो एन का मान कितना है? 700। एन का मान कितना है? 7। और ए का मान हमारे को ज्ञात करना है प्लस एन का मान कितना है? 7। और डी का मान कितना है? -20 से ध्यान रखना। तो सरल कर दो। 2 इधर गुणे में भाग में है, इस तरफ आ गया तो गुणे में, और 7 इधर गुणे में है, इस तरफ आ गया तो भाग में, बराबर 2a प्लस 7 में से 1 गया तो 6। अब यहाँ देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस हो गया, और 7 में से 1 गया तो 6, और 6 को 20 से गुणा किया तो जैसे कि समझ आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब आगे वापस कार्ड को देखो। 7 का भाग जा रहा है, कितनी बार गया? 100 बार। अब इस तरफ लिख रहा हूँ मैं। अब वापस 2 को 100 से गुणा किया, कितना आ गया? 200। और इधर जो संख्या बच रही है 2 या माइनस है 120। और माइनस के 120 से इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस के हो गए 2a, और 200 और 120 कितने हो गए? 320। और 2 इधर गुणे में थे, इस तरफ आ गया तो भाग में भाग दे दो। यानी पहला जो पुरस्कार आया हमारे पास कौन सा आ गया? 160 रुपये आ गया पहला पुरस्कार। तो दूसरा पुरस्कार आप निकालोगे। अब दूसरा पुरस्कार हमने क्या माना था? यहाँ क्या माना? a माइनस 20, और a का मान हमारे पास क्या आया? 160 माइनस 20। तो दूसरा पुरस्कार कितना आ गया? 140 आ गया। इसी प्रकार तीसरा पुरस्कार, अब आपको इसी प्रकार 7 निकालना है। निकालोगे आप 7 पुरस्कार निकाल दोगे, हो जाएगा। भाई 20 कम करते जाना, डायरेक्ट लिख देना। 160 में से 20 कम कर दिया 140, 140 से 20 कम कर दो 120। फिर जो चौथा पुरस्कार होगा 20 कम कर दो 100। फिर 5वां होगा 20 कम कर दो 80। फिर 20 कम कर दो 60। फिर 20 कम कर दो। ये आपके उत्तर है। ये 7 उत्तर है, ध्यान रखना। 17 प्रश्न समझो आप। प्रश्न 12 दिन की बड़ी बड़ी है, लेकिन सवाल बिल्कुल छोटे छोटे हैं। देखना पहले समझो सवाल को।
कि स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। आप भी सोचते हो क्या? जब पेड़ को काटने भी रहते हो तभी तो पर्यावरण अच्छा बनेगा। ठीक है, पेड़ लगाने भी चाहिए। कुछ अच्छा नहीं किया लाइफ में तो कोई मतलब नहीं। पैसे तो सभी कमाते हैं और पैसा तो सब कमा रहे हैं, तो लाइफ में कुछ अच्छा भी करना चाहिए, होना भी चाहिए। ठीक है ना। ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। अब आप 10वीं कक्षा में हो तो आप कितने पेड़ लगाओगे? कितने? 94। नहीं, प्रश्न क्या कह रहा है समझो। आप 10वीं कक्षा में हो तो 10 पेड़ लगाएंगे। कक्षा के अनुसार पेड़ लगा रहे हैं, क्वेश्चन ही नहीं समझ रहे हो आप। ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। अपनी कक्षा की संख्या के बराबर। कक्षा की संख्या कह रहा है, ऐसा थोड़ी कह रहा है कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या के बराबर। तो कक्षा की संख्या आप 10वीं में हो तो 10 पेड़ लगाएंगे। फिर आगे देखो, उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगेगा। कक्षा 1 में है तो 1 पेड़ लगा रहा है, कक्षा 2 में है तो 2 पेड़ लगा रहा है, और कक्षा 3 में है तो 3 पेड़ लगा रहा है। कक्षा के अनुसार जो कक्षा है उतने ही पेड़ लगाने हैं। फिर आगे कह रहा है इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहता है। कौन सी कक्षा तक चलेगा? 12 कक्षा तक। तो पद कितने हो जाएंगे हमारे एपी में? 12 हो जाएंगे। फिर आगे कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग, प्रत्येक कक्षा में कितने कितने अनुभाग है? 3 अनुभाग है। तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप समझना प्रश्न को, एपी कैसे बनेगी, बहुत ही सरल है। 17 प्रश्न हल है प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार समझना आप, मैं ऊपर लिख देता हूँ पहले तो कक्षाएं। कक्षा 1, 2, 3 इस प्रकार कितने तक है कक्षाएं? 12 तक हो गई। ठीक है। फिर कह रहा है कि कक्षा के अनुसार पेड़ लगाने हैं। कक्षा के अनुसार पेड़ लगाने हैं। अब कक्षा 1 वाला कितना पेड़ लगाएगा? 1, 2 वाला 2, 3 वाला 3, और कक्षा 12 वाला 12। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा में 3-3 अनुभाग है। कितने कितने अनुभाग है? 3-3 अनुभाग है। तो अब जब 3-3 अनुभाग है तो प्रत्येक कक्षा में अनुभाग तब पेड़ों की संख्या, तब पेड़ लगाएंगे प्रत्येक कक्षा। ऐसे भी लिख सकते हो आपके अनुसार। अब देखो आप, प्रत्येक कक्षा में 3-3 अनुभाग है। कितने कितने अनुभाग है? 3-3 अनुभाग है। तो पहले में भी 3 अनुभाग, दूसरे में भी 3 अनुभाग, तीसरे में भी 3 अनुभाग, 12वीं में भी 3 अनुभाग है। ठीक है। अब जो पेड़ों की संख्या होगी हमारी, जो एपी बनेगी, अब आप समझो एपी में कि पहली कक्षा वाले कितने पेड़ लगा दिए? 1 को 3 से गुणा कर दो। तो कक्षा 1 वाले 1 पेड़ लगा रहे हैं, अनुभाग कितने हैं? 3, तो कितने पेड़ लगा दिए? 3। तो 1 को 3 से गुणा कर दो, ये पहला पद हो गया। अब कक्षा दूसरे वाले कितने पेड़ लगाएंगे? 6। भाई 3 अनुभाग है, कक्षा 2 है, 2 के अनुसार 2 पेड़ लगा रहे हैं, 3 अनुभाग है, 3 दूनी 6, और 3 वाले 9, कक्षा 12 वाले 26 पेड़ लगाएंगे। ये आपके पास एपी बन गई, और इसी एपी का आपको ऊपर निकाल दो, सीधा सिंपल है। अब ए का मान कितना है? 3, बी का मान 6 - 3 कितना आ जाएगा? 3, और ये पद अंत दे रखा है, यानी n 36 हो गया। अब सीधा सूत्र लगा दो, n/2 a + a, समझ गए। और n का मान कितना होगा? कुल कक्षाएं कितनी है? 12। तो n का मान तो क्या हो गया आपके पास है? 12 मान रख दो। 12/2, a का मान कितना है? 3, n का मान कितना है? 36, काट दो, 2 3 12, और गुणा करेंगे 36 और 3 कितने हो गए? 39, गुणा कर दो 54, 5 के 80, 18 33, 234। तो आपकी ये हो गई 206। ये पेड़ लगाएंगे 18। हाँ, अब आप समझना, एक सर्पिलाकार बनाया गया है। समझना, केंद्र क्या है? ए को केंद्र मानते हुए एक अर्धवृत्त इस प्रकार से बनाया गया है। ठीक है, ए हो गया, ये केंद्र क्या हो गया? ए। अब आप इसमें समझना, जब पूरे वृत्त का परिमाप जब 2πr होता है तो अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा? 2 का भाग दे देंगे तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो गया? πr। समझ गए ना कैसे आए? जो
अब इसको मैं एक एक करके आपको समझा देता हूँ। और इसमें जो त्रिज्याएं दी रहती है, मतलब पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है, ये जो आपकी किताब में आकृति बना रखी है, इसको मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, यहाँ पे देख लेना आप, ठीक है। अब पहला जो अर्धवृत्त बना रहा है, ए को केंद्र मान करके इस प्रकार से बना रहा है, और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको, 0 पॉइंट यही है। इस प्रकार से दूसरा वृत्त बना रहा है, ये तो पहला वृत्त हो गया। जब दूसरा अर्धवृत्त बनाएगा तो बी को केंद्र मानकर बनाया गया है, और इसकी त्रिज्या कितनी है, 1। इस प्रकार से तीसरा बनाएगा, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 1.5। कुल मिला करके 0.5 बढ़ाते हुए त्रिज्या आगे बढ़ रही है, और ऐसे एक सर्पिलाकार आकृति बनाई जा रही है। समझ रहे हो ना आप। तो इस प्रकार से जो अंत वाला अपना अर्धवृत्त बनेगा, कितने बनाने हैं, कुल 13 की बात कर रहा है प्रश्न। कुल कितने बन रहे हैं, 13। जो 13वां जो अर्धवृत्त होगा उसमें अब आप देखो केंद्र कौन सा होगा। जब पहले पे ए आ रहा है तो 13वें पर भी ए ही आएगा, और इसका जो अर्धवृत्त बनेगा इसकी त्रिज्या कितनी होगी, दे रखी है क्या, इसमें नहीं दे रखी है, तो आप निकाल सकते हो। भाई पहले की तो कितनी है, 0.5, कितने कितने का अंतर आ रहा है, 0.55 का, तो आप 0.5 को 13 से गुणा कर दो तो 13वें क्या कितनी आ जाएगी, 6.5। ये इसकी त्रिज्या आ गई। जैसे ही पहले वाले को 13 से गुणा कर दो, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि 13 अर्धवृत्त बनाए जा रहे हैं, ठीक है। अब इससे आपको लंबाई ज्ञात करनी है, भाई कुल कितनी लंबाई है। हाँ आ जाइए, पूछ कर नहीं आना, सीधे घुस जाना है। हाँ अब जो देखो, अब हमारे जो एपी बनेगी समझना आप, ठीक है। एपी बना रहा हूं मैं, पहला पद क्या होगा, इसका पूरा ही पहला पद होगा। अब हमारे को ज्ञात क्या करना है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, और इस प्रकार से यहाँ जो अर्धवृत्त बनेगा इसकी लंबाई, ऐसे करके सारा का योग करना है, ठीक है। अभी मैंने पूरे वृत्त की त्रिज्या का सूत्र बताया था 2πr, तो आधे वृत्त का क्या हो गया, पाई हो जाएगा। अब प्रत्येक को आप इसको r1 मान लो, इसको r2 मान लो, इसको r3 मान लो, डेज डेज करके इसको r13 मान लो, समझ गए। तो इस प्रकार मैं इसको r1 मान रहा हूँ, फिर दूसरे अर्धवृत्त की पाई r2 हो जाएगा, इस प्रकार डेज डेज करके लास्ट का जो होगा पाई r13 हो जाएगा। समझ गए कैसे बनी जो, ठीक है। अब सभी में क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, सभी में पाई कॉमन आ रहा है, तो पाई बाहर ले लो, ये पाई बाहर ले लिया मैंने, अंदर क्या बच गया r1, और इधर क्या बच गया r2, और शेष इधर क्या बच गया r13। अब ये हमारे पास एक एपी बन गई, और इसी का सूत्र हम लगा कर निकाल लेंगे, सीधा सिंपल है, ठीक है। अब इसमें देखो आप पाई r1 का मान कितना है, 0.5, ठीक है, प्लस r2 का मान कितना है 1, और r3 का मान कितना था 1.5, और r13 का मान कितना है 6.5। ये हमारे पास एक एपी है, ये वाली। अब इसमें ए का मान कितना हो गया 0.5। अब डी का मान निकालेंगे, डी का मान दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 1 माइनस 0.5, तो डी का मान भी कितना आ जाए बताओ, 0.5 आएगा, ठीक है ना। तो 1 में से 0.5 घटा दो, कितना आ गया, डी का मान भी कितना आ गया 0.5। अब 1 में से 0.5 घटा रहे हैं हम, ऐसे आगे पॉइंट नहीं तो पॉइंट लगा करके 0 लगा दो, 10 में से 5 गया तो 5 इधर बच गया 0, ये इस प्रकार से आएगा, ठीक है। और n का मान क्या होगा, कुल कितने अर्धवृत्त बना रहे हैं 13, ठीक है, तो ये हो गए 13। अब आप आराम से निकाल सकते हो, सारे मान आगे है, तो आगे सरल कर रहा हूँ, आप देखना बराबर पाई, और अंदर में इस एपी का सूत्र लगा दिया, कौन सा वाला लगा दिया, n/2 और a + an, मतलब n का मान भी तो दिया है इसमें, भाई r बराबर 13, ठीक है। अब इसका मान दे रखा है 6, 6.5, इससे कर लो आप। अब देखो पाई का मान तो क्या होता है, प्रश्न क्या कह रहा है, कितना लेना है 22/7। n का मान कितना है 13, और a का मान कितना है 0.5, और an का मान कितना है हमारे पास, ये वाला लास्ट का पद 6.5। अब आगे इसकी जगह रखो आप 6.5। अब जब इनको सरल करेंगे, देखो 22/7 ब्रैकेट 13/2, ठीक है, गुणा 0.5 और 6.5 कितने हो गए, बताओ जल्दी से, 7, ये 7 हो गए। अब आप इनको सरल कर दो, भाई सभी गुणे में ही है, सभी गुणे में सरल कर दो, 7 से 7 कट गए, 2 का भाग दे दो, 11 गुना 22, क्या संख्या बच रही है 11 गुना 13। अब 11 को 13 से गुणा कर दो, 143, ये आंसर है।
19वां प्रश्न है, 20 लट्ठों को एरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19, उससे अगली में 18। इस प्रकार से कुल कितने लट्ठे हैं? 200। काफी है 200 तो, अरे बहुत है। हाँ, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे? और हाँ वही लकड़ियाँ हैं, ठीक है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 है, उसके ऊपर 19 है, फिर उसके ऊपर 18 है। तो ऐसे करके कितनी पंक्तियों में 200 लट्ठों को रखा जा सकता है? तो पंक्ति का मतलब हमारे को n का मान निकालना है। इसका मान निकालना है n का मान। हल है। अब जो 200 दिए हुए वो किसका मान होगा? Sn का मान होगा। और एक भी आपके सामने दे रखी है, पहली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? 20, दूसरी में 19, तीसरी में 18। इस प्रकार से हमारे को ज्ञात करना है, ठीक है। और n का मान हमारे को ज्ञात करना है, कितनी पंक्तियां हैं। अब देखो आप a का मान तो क्या हो गया इसमें? 20, और d का मान क्या होगा? 19 माइनस 20। तो 19 में से 20 घटा दो, माइनस 1। तो इससे हमारे को पंक्तियों का मान आ जाएगा। n का मान निकाल दो आप। Sn का जो सूत्र होता है क्या होता है? n/2 2n प्लस n माइनस 1d। और ये वाला क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास अंतिम पद नहीं है, इसीलिए ये सूत्र लगा रहे हैं, ठीक है। तो लगा दो। n का मान याद करना है, और Sn का मान कितना दिया हुआ है? 200। 2 गुणा 1 का मान 20 प्लस n का मान याद करना है, d का मान -1। सरल कर दो, 2 भाग में है, इस तरफ आगे तो गुणे में हो गए n। 20 से 2 को गुणा कर दो, 40 से। अब देखो इस प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस, और 1 को n से गुणा किया तो n, और माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस, और 1 को 1 से गुणा किया तो a। अब सरल कर दो आगे इनको। 200 को 2 से गुणा किया 400, फिर n 40 को 1, और 40 और 1 कितने होंगे? 41 माइनस 1। अब n से गुणा कर दो। 41 को n से गुणा किया 41n, और माइनस n को n से गुणा किया तो n स्क्वायर। अब ये द्विघात समीकरण हो रही है, छोटी संख्या है तो टुकड़े कर लेंगे, गुणनखंड विधि से सरल कर लेंगे हम। अब n माइनस के है, उस तरफ लेके जाऊंगा, किसके हो गए? प्लस के। और ये 41n किसके थे? प्लस के। उस तरफ ये तो किसके हो गए? माइनस के। और इस तरफ पहले से ही 400 किसके है? प्लस के। 400 बराबर इस तरफ क्या बच गया? 0। अब गुणनखंड विधि आपने पढ़ रखी है तो आराम से सरल कर सकते हो। गुणनखंड विधि में मैंने भी बताया था आपको, कल भी बताया था कि एक चर और इसके गुणांक को गुणा करते हैं। इसका गुणांक तो 1 है, अब यहाँ हमारे 400 है, ठीक है। और इसके गुणांक की तुलना करेंगे कि गुणा करने पर तो 400 प्राप्त होने चाहिए, जोड़ बाकी करने पर 41 प्राप्त होने चाहिए। तो टुकड़े करने का सीधा तरीका है, जो इसका गुणांक है जैसे 41 है, क्या है ये? 41। तो 41 के टुकड़े पहले मध्य में कर लो, यानी बराबर भागों में बांट दो। तो बराबर भागों में हम कैसे बांटेंगे? 20 और 21, 20 और 21। और टुकड़े ऐसे करने हैं कि इनको गुणा करने पर 400 आने चाहिए, जोड़ बाकी करने पर 41 आने चाहिए। ये गुणनखंड जो भी हमारे गुणनखंड विधि है द्विघात समीकरण में, उस प्रणाली में होती है, यही है। अब इसको आप सरल करेंगे तो देखो, अब 20 है, 20 को 21 से गुणा करें तो 400 तो नहीं आते हैं, तो इसके लमसम टुकड़े हैं। अब इधर आप गुणा करके देख लो, क्योंकि लास्ट की इतने देख लेना, सारे गुणा नहीं करना है। अब इधर आप 1 19 कर दो, इधर 22 कर दो, 9 दूनी 18 नहीं आ रहे हैं, इधर 18 कर दो, इधर वापस 23 कर दो, 8 3 24 नहीं आ रहे हैं, इधर 17 कर दो, इधर वापस 24 कर दो, 7 4 28 नहीं आ रहे हैं, इधर 16 कर दो, इधर 25 कर दो। अब इनको गुणा किया तो क्या आ गया? 400। और इनको आप जोड़ कर भी देख लो कितना आ गया? 41। तुलना हो गई। गुणा कर रहे हैं 400 प्राप्त हो रहे हैं, जोड़ रहे हैं 41 प्राप्त हो रहे हैं, तो टुकड़े आपके ये हो जाएंगे 16 और 25। अब 16 और 25 टुकड़े तो हो गए, हमारे को यहाँ माइनस के चाहिए, तो हमारे जो टुकड़े होंगे माइनस के 16 होंगे और माइनस के 25 होंगे। अब इनको आप जोड़ो, देखिए इनको जोड़ेंगे तो माइनस के 16 और कितने होंगे? माइनस के 41। अब इनको आप गुणा करो, देखिए जब इनको गुणा करेंगे तो माइनस माइनस को गुणा किया प्लस से, और 16 को 25 से गुणा किया 400। अब आप तुलना कर लो, माइनस के 41 ये रहे, 400 प्लस के ये रहे। इस प्रकार से गुणनखंड विधि सरल करते हैं। द्विघात समीकरण यही विधि थी। अब हमारे टुकड़े क्या हो गए? 16 और 25।
अब 16, 25 को आप कैसे भी लिख सकते हो, ये भी ध्यान रखना। यहाँ जो मैं इनको लिख रहा हूँ, चाहो तो 25 को पहले लिखो, चाहो तो 16 को पहले लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं n² केवल इसकी जगह -16n -25n प्लस 400 बराबर 0। कंप्लीट है यहाँ तक है। केवल इसके टुकड़े किए, टुकड़े ऐसे किए, गुणा करने पर ये संख्या आनी चाहिए। हो गए टुकड़े। अब हमारे देखो दो के जोड़े बन जाएंगे, ये एक हो गया, ये एक हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? n। इनमें से n बाहर ले लिए, क्या बच गया? n। 16 n में से n ले लिए, क्या बच गया? 16। और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? -25 ले लो, ठीक है। -25 लेंगे तो क्या बच गया? n। प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस, और 400 में 25 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा? 16 बार, बराबर है 0। टुकड़ा करने पर यदि आपके ये दोनों कोष्टक समान प्राप्त हो गए तो समझ लेना कि टुकड़े सही है। अगर टुकड़े ये जो कोष्टक आपके समान प्राप्त नहीं होते हैं तो समझ लेना कि ये गुणनखंड जो किया आपने गलत किया है। ये इसका परीक्षण का है, मतलब ऐसे देख सकते हो। ये जो कोष्टक है समान प्राप्त होते हैं हमारे को। अब इसमें से दो कोष्टक बन जाएंगे, एक तो ये समान वाला हो गया और एक ये वाला हो गया n-25 बराबर 0, ठीक है। अब वही मूल ज्ञात करते हैं ऐसे ही। तो n-0 बराबर 16 बराबर 0, तो n का मान तो कितना आ गया? 16। या फिर n-25 बराबर 0, तो n का मान कितना आ गया? 25। तो ये दोनों हमारा आंसर है। तो पंक्तियों की संख्या 16 और 25। चलो पहले समझो प्रश्न को। एक आलू जोड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, यानी जहां से शुरू किया जा रहा है वहां एक बाल्टी है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। पहले आलू से कितनी दूरी पर है? 5। दूसरा प्रश्न है हल। मान लीजिए प्रारंभिक स्थान है और ये एक बाल्टी, ठीक है। अब ये पहला जो आलू रखा हुआ है कितनी दूरी पर है भाई? 5 मीटर की दूरी पर है, समझना। तथा अन्य आलुओं की एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। बाकी सभी आलू कितने कितने मीटर की दूरी पर है? 3 मीटर। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए। कितने आलू रखे गए? 10। 2 3 डेढ़ लास्ट का 10वां, ठीक है। कितने मीटर की दूरी पर है? 3 मीटर की दूरी पर है। आगे ये चित्र बना रखा है आपकी बुक में। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। शुरुआती बिंदु कौन सा है? बाल्टी वाला बिंदु है। समझना प्रश्न को, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है और उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। तो इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? तो एपी बना लो पहले आप। अब समझो आप एपी बना रहे, समझना, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। शुरुआती बिंदु है, पहला पद जो बनेगा। अब यहाँ देखो आप, बिंदु ये है, यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और पहला आलू यहाँ रखा है कितनी दूरी पर? 5 मीटर पर। यानी गए कितनी दूरी तय की? 5। फिर वापस आए, बाल्टी में डाला आलू, तो 5 से 5 है 10। यानी पहला पद हमारे पास क्या आ गया? समझ गए। फिर वापस यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, पहला आलू डाल दिया। अब दूसरे आलू के पास जाती है, कितनी दूरी तय की? अब भाई 5 से 3 8 हो गई। भाई दूसरे आलू के पास जाएगी तो दूरी 8 हो गई। फिर आलू को उठाया, फिर वापस बाल्टी के पास आई, 8 8 कितनी हो गई? 16। तो 10 से 16, तो तीसरे आलू के लिए दूरी कितनी होगी? 22 हो जाएगी। भाई आप खुद यहाँ परीक्षण कर सकते हो। भाई तीसरे आलू के पास जब यहाँ से वापस जाएगी यहाँ तक, यानी 5 और 3 8 और 3 11 गई, 11 दूरी। वापस आलू को उठाया, वापस आई, 11 11 22। इस प्रकार से अब हमारे को योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें ए का मान क्या हो गया? बी का मान क्या हो जाएगा? 6। एन का मान क्या हो गया? और कितने आलू हैं? 10 आलू है, तो एन का मान 10 हो गया, ठीक है। आप दूरी निकाल दो। ए से एन बराबर n बटे 2 2a प्लस n-1 डी। एन का मान कितना है? 10।
ए का मान कितना है 10, n का मान कितना है 10, 1 और d का मान कितना है 6। सरल कर दो, 2 पंजे 10, 2 दाई 20 और 10 में से गया तो 9 और 6, 20 प्लस 9 54, फिर से सरल कर दो, 5 4 5 7, हाँ 54 74 को 2 5 से गुना कर दो, 5 चौक 20, 2 का 80, 7 पंजे 35, 370 मीटर कुल दूरी। ये आंसर है। चलो भाई भी आपके समाप्त हमारी ओर से है, आपकी ओर से नहीं।